हेलो फ्रेंड्स, मैं रचना आज आपके सामने लेकर आई हूँ चैप्टर नंबर 8 हिस्ट्री का। अशोक एक अनोखा सम्राट जिसने युद्ध का त्याग कर दिया था। अशोक के बारे में सभी जानते हैं कि कलिंग के युद्ध के बाद सम्राट अशोक ने युद्ध के लिए मनाही कर दी थी कि वो आज के बाद कभी भी युद्ध नहीं करेगा। लेकिन अशोक सम्राट असलियत में कौन है और क्या क्या इसकी चीज़ें हैं, आज हम उन सब के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कि एक बहुत बड़ा राज्य है जो सम्राट अशोक का था, वो कौन सा राज्य था। देखिए, आप सबसे पहले देखिए कि हमारा जो नेशनल एम्बल है, जो हमारा राष्ट्र का एक चिन्ह है, राष्ट्रीय चिन्ह, वो कौन सा है। सोचिए क्या हो सकता है। हमारा जो सारनाथ का विशाल स्तंभ है ना, जिसमें हमारे 3 शेर बने हुए हैं, वो ही हमारा इस राष्ट्रीय हमारा प्रतीक है, चिन्ह है, या फिर हम उसको नेशनल एम्बल कह सकते हैं। जिसके नीचे एक तरफ बैल और एक तरफ घोड़ा है, जिसने अशोक चक्र को, मतलब अशोक चक्र को उन्होंने मतलब पकड़ा हुआ है, कह सकते हैं दोनों की तरफ वो खींच रहा है। तो ये हमारा है। ये पत्थरों को काट करके बनाया है, ऐसा नहीं कि अलग अलग से कुछ कहीं, ये पत्थरों को काट करके बनाया गया है और ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हमारे देश के लिए। तुम कह सकते हैं कि अशोक राजा इतने ज़्यादा महान थे कि उनका ये जो स्तंभ था, इसको हमने अपना राष्ट्रीय चिन्ह ही दे दिया, या नेशनल एम्बल ही इसको बना लिया। राजा अशोक के बारे में अगर हम बात करें, तो जो अशोक के निर्देशों पे जो पत्थरों पे उनके किए गए थे, एक राष्ट्र स्तंभ की बात नहीं है, बहुत सारे जो धम्म है, अभिलेख हैं, जो अभिलेख हमें विदेशों तक में भी प्राप्त हुए हैं, तो वो सारे के सारे अशोक के द्वारा ही लिखवाए गए हुए हैं, उत्कीर्ण करवाए हुए हैं। और हम कह सकते हैं कि अशोक राजा जो उन्होंने लास्ट में बौद्ध धर्म को ही अपना लिया था, वो सबसे ज़्यादा शांति प्रिय राजाओं में से आने लगे थे। अशोक जिस साम्राज्य में शासन करते थे, उसकी स्थापना उनके दादा चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। आप सबको इनकी स्टोरी अगर नहीं पता है तो मैं बता देती हूँ। चंद्रगुप्त मौर्य एक साधारण से व्यक्ति थे, वो किसी राजा के पुत्र नहीं थे। उनको चाणक्य, या फिर उनका एक निक नेम है कौटिल्य, कौटिल्य जो बहुत ज़्यादा बुद्धिमान थे। कहा जाता है कि वो जिस राजा के घर में, मतलब जिस राजा के राजमहल में वो कार्यरत थे, उन्होंने उनकी किसी वजह से उनका अनादर कर दिया था, तो उन्होंने उनको ये धमकी दी थी, कौटिल्य ने राजा को, कि मैं आपके सामने प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं सड़क पे से किसी भी व्यक्ति को उठाकर आपसे भी बड़ा शक्तिशाली राजा बना सकता हूँ। और ये उन्होंने किया। चंद्रगुप्त मौर्य उस टाइम पे बच्चे थे जब से उनको शिक्षा दीक्षा दिलवाई कौटिल्य ने, और उन्हीं की देख रेख के अकॉर्डिंग चंद्रगुप्त एंड में एक राजा बने। और वो राजा ही नहीं, एक बहुत महान राजाओं में से एक बने। और जो हमारा मौर्य साम्राज्य है, बड़े साम्राज्यों में से एक आता है। चाणक्य के बहुत सारे विचार हमें मिलते हैं, लेकिन जो उनके सबसे बड़े राजनीतिक विचार मिलते हैं, वो उनकी एकमात्र बुक अर्थशास्त्र में मिलेंगे। उस बुक में उन्होंने राजनीति के तौर पे बहुत ही अच्छे अच्छे विचार प्रकट किए थे। कौटिल्य की अगर हम मंडल की बात करें, तो एक राजनीतिक मंडल उन्होंने तैयार किया था। अगर उनके उस मंडल पर अगर कोई फॉलो करता, तो वो राजा कभी भी जीवन में किसी भी व्यक्ति से, यानी किसी भी अन्य राजा से हार नहीं सकता था। वो इतना स्ट्रांग मंडल था। लेकिन हम उसके बारे में बात नहीं करने वाले हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा आगे आने वाला सिलेबस है। तो आपको सिर्फ पता इतना होना चाहिए, और ये आपके लिए क्वेश्चन भी यहाँ से पुट अप होता है। और ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार बहुत बड़े बड़े एग्जाम में भी आए कि कौटिल्य ने कौन सी बुक लिखी थी, तो अर्थशास्त्र बुक लिखी थी। अगर हम बात करें कि अशोक का जो वंश था वो किस प्रकार था। अशोक का वंश, सबसे पहले चंद्रगुप्त मौर्य आते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद उनके पुत्र बिंदुसार आते हैं, और बिंदुसार के बाद उनके पुत्र अशोक आते हैं। अगर बिंदुसार की बात करें, तो बिंदुसार जो राजा थे, वो बहुत ही ज़्यादा कह सकते हैं कि शक्तिशाली राजा नहीं बन पाए थे। उनके कुछ हेल्थ इश्यूज भी रहते थे, तो वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे राजा नहीं बन पाए थे। साम्राज्य की अगर हम बात करते हैं, तो साम्राज्य में बहुत सारे नगर थे, जिसमें उन्होंने जो राजधानी तैयार की थी, वो पाटलिपुत्र की थी। और उसके बाद उन्होंने उज्जैन और तक्षशिला को अपने प्रमुख नगरों में से एक नगर बनाया था। तक्षशिला की बात करें, तो उत्तर पश्चिम और मध्य एशिया के आने जाने का मार्ग था। और दूसरी तरफ उज्जैन जो था, वो उत्तरी भारत से दक्षिणी भारत के आ जाने का रास्ता था। ये दोनों ही जो हमारे जो क्षेत्र हैं, उज्जैन और तक्षशिला, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट थे। राज्य के बहुत बड़े क्षेत्रों में किसानों और पशुपालकों के गांव बसे हुए थे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और साम्राज्य का ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सा जंगलों से भरा हुआ था।
और जो वहाँ के लोग थे, जहाँ तक भी ये फल फूल का संग्रह करते होंगे, जानवरों का शिकार करके अपनी जीविका चलाते होंगे, ये माना जाता रहा है। साम्राज्य में अलग अलग जगहों पे अलग अलग भाषाएं बोली जाती थी, इस इसीलिए वहाँ का शायद भोजन भी अलग प्रकार का रहा करता था। तो ये कुछ डिफरेंसेस थे जो हमें मिले थे। हमें देख सकते हैं कि जहाँ जहाँ से हमें अभिलेख प्राप्ति हुई थी वो जगहें कौन सी हैं, और जो वो महत्वपूर्ण नगर थे वो कौन कौन से। तो जितने भी इस मैप में आप देख लीजिए ध्यान से, जितने भी रेड कलर के जो मार्क किए हुए हैं वो सारे वो हैं जिसमें अभिलेखों की प्राप्ति हुई थी, और ब्लैक कलर से जो मार्क हैं वो महत्वपूर्ण नगर थे। तो आप बहुत ही ध्यान से देख सकते हैं। ये देखिए उज्जैन, सॉरी, ये ठीक से मार्क नहीं हो पाया। ये देखिए, एक तो उज्जैन है जो प्रमुख नगर में है, एक तक्षशिला है जो प्रमुख नगर में है, और पाटलिपुत्र राजधानी है, ये मेन केंद्र में आते हैं। इसके अलावा जितने भी रेड कलर से मार्क हैं ये सारे के सारे यहाँ से अभिलेख मिले हैं। उसके बाद हम बात करेंगे कि साम्राज्य का प्रशासन किस प्रकार से चलता था। तो मौर्य साम्राज्य बहुत बड़ा था, इसलिए वहाँ पे अलग अलग राज्यों में अलग अलग ढंग से शासन किया जाता होगा। ऐसा तो है नहीं कि हर जगह एक ही प्रकार का शासन चलता होगा। वहाँ के लोगों को देख के, यानी कि जनता को देखते वहाँ का शासन चलाया जाता होगा। पाटलिपुत्र जो कि वहाँ की राजधानी थी, उस पर सीधा सम्राट का शासन रहता होगा। तो ये एक बड़ी बात थी। कर इकट्ठा करने के लिए उन्होंने अधिकारियों की नियुक्ति भी की हुई थी। अधिकारियों की नियुक्ति करना इसलिए भी आवश्यक हो जाता है क्योंकि आप इतने बड़े राज्य पे खुद से जाकर तो कोई नियुक्त नहीं कर सकते ना, लेकिन कोई कलेक्ट नहीं कर सकते, और आपको कोई आके रिवेन्यू देगा भी नहीं। तो इसलिए वहाँ पे अधिकारियों की नियुक्ति की जाती होगी, और जो राजा के आदेशों का पालन नहीं करता था उनको सजा देने का भी प्रावधान था। संदेशवाहक एक जगह से दूसरी जगह पे घूमते रहते थे और राजा के जासूस अधिकारियों के कार्यकलाप पर नजर भी रखते थे, और राज परिवार एवं वरिष्ठ मंत्रियों की सहायता से सम्राट जो है सब पर अच्छी तरीके से नजर रखता था, ताकि कोई भी शासन प्रणाली में किसी भी प्रकार की दिक्कत ना आए। मौर्य साम्राज्य के भीतर कई छोटे छोटे प्रांत थे, और तक्षशिला या उज्जैन जैसी प्रांतीय राजधानी से शासन किया जाता था। कुछ हद तक जो राजकुमारों को वहाँ के राज्यपाल गवर्नर बना के भेज दिया जाता था, क्योंकि कुछ नगरों पे राजा जब सीधे नहीं जा सकता तो वहाँ पे राज्यपाल की जब आवश्यकता होती थी तो वो अपने राज्य में से जो राजकुमार होते थे, जो भी उनके पुत्र होते थे, या जो राजकुमार जिनको घोषित कर दिया जाता था, उन्हीं को वो लोग गवर्नर या राज्यपाल बनाकर भेज दिया जाते थे। और हर जगह पर स्थानीय तौर पर जो परंपराएं थी वही मान्य मान्य थी। अभी मैंने आपको पहले बताया था कि वहाँ पे अलग अलग जगहों पे अलग अलग भाषाएं बोली जाती थी, कल्चर अलग था, तो उसी के अनुरूप वहाँ पे शासन भी चलाया जाता था। ऐसा बिल्कुल भी नहीं था कि जैसा शासन अगर तक्षशिला में है तो वही वैसा ही सेम उज्जैन में होगा या किसी और क्षेत्र में होगा। सबके अकॉर्डिंग अलग अलग तरीके से शासन प्रणाली चला करती थी। प्रशासनिक केंद्रों के बीच विस्तृत क्षेत्र थे, तो ये था। और नदियों पर नियंत्रण पूर्ण रूप से रहता था। नदियों पर नियंत्रण रखना इसलिए भी बहुत ज़्यादा जरूरी होता था क्योंकि वहीं से संसाधन को इकट्ठा किया जाता था। संसाधन को इकट्ठा करने का मतलब ये भी कहा जा सकता है कि वहाँ से आना जाना व्यापारिक गतिविधियाँ हुआ करती थी, कर लिए जाते थे, नजराने आया करते थे, जिसके कारण जो राज्य है वो शक्तिशाली घोषित रहता था। अगर हम राजधानी में सम्राट की बात करें कि राजधानी में सम्राट की क्या वैल्यू थी, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट वैल्यू थी। और इसके बारे में जो मैग्नेथीज है, जो मैग्नेथीज आपने पता होगा कि चंद्रगुप्त के दरबार में आए थे, उन्होंने ये बताया था कि सम्राट जो था उसकी बहुत ज़्यादा अच्छी वैल्यू थी। उनका मतलब जनता के सामने जो राजा आया करता था, बहुत इंपॉर्टेंट जश्न मतलब शोभा यात्रा निकलती थी, कोई इंपॉर्टेंट कुछ ओकेजन हुआ करता था, तो उनकी सोने की पालकी होती थी और उनके आसपास अंगरक्षक होते थे और सोने चांदी से लदे हुए हाथी होते थे। कुछ अंगरक्षक पेड़ों को लेके चलते थे, कुछ पेड़ों पर तो तोते भी होते थे, और वो तोते जो थे वो राजा के आसपास चक्कर लगाए करते थे। यहाँ तक कि राजा जो है हथियारबंद महिलाओं से घिरे होते थे, क्योंकि राजा को हमेशा इस बात का डर रहता था क्योंकि उनकी कोई हत्या ना कर दे, क्योंकि राजा मेन इंपॉर्टेंट व्यक्ति होता था। खाना खाने से पहले उनके नौकर खाने को टेस्ट करते थे, क्योंकि लगता था कि कोई खाने में जहर ना मिला दे। और सबसे बड़ी बात ये थी कि जो खाना टेस्ट होता था वो कहीं पीछे से चक्कर नहीं लाया जाता था, राजा के सामने ही पहले उनकी थाली में से नौकरों को निकाल के दिया था। जब नौकर उसको टेस्ट कर लेते थे और देख लेते थे कि खाना बिल्कुल ठीक है, तो फिर राजा को दिया जाता था। और इसके बाद सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट ये चीज़ होती थी कि राजा कभी भी लगातार 2 रातें एक कमरे में नहीं गुजारता था, उसको हमेशा अलग अलग कमरे में सोना होता था। ये भी सब उनके
सिक्योरिटी के लिए होता था। उसके बाद अगर उनकी राजधानी की बात करूँ तो राजधानी की बहुत इंपॉर्टेंट, ये भी उल्लेख जो मैग्नेथीस ने ही किया है। उन्होंने बोला था कि ये एक विशाल और खूबसूरत नगर था और एक विशाल प्राचीन मीनारों से मतलब घिरा हुआ था। 2 और 3 मंजिल वाले घर, लकड़ी और कच्ची ईंटों से बने घर, राजा का महल काठ से बना हुआ था, बहुत ही अच्छी नक्काशी हुआ करती थी, और चारों तरफ उद्यान और चिड़ियों से बसे हुए घर हुआ करते थे। मतलब इवन अगर ऑल ओवर की बात की जाए तो बहुत ही सुंदर महल हुआ करता था। तो ये था हमारा राजा के बारे में, महल के बारे में। अब हम इसमें आगे डिस्कस करेंगे राजा अशोक के बारे में कि मेन राजा अशोक कैसे थे। तो इसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आई होप सबको वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच।